नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडीज़ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैप्टर लेकर आया हूं। जैसे कि पिछला वीडियो जो था वो भी एक स्पेशल चैप्टर ही था, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है कई 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 बार जो है देखा जाता है कि इन चैप्टर से भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा करते हैं लोग। तो आज का भी जो है स्पेशल चैप्टर होने वाला है, और इस पर जो है हम लोग देखेंगे वो डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखेंगे, यानी कि कीटाणु शोधन एवं कीटाणुनाशन। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा है कीटाणु शोधन एवं कीटाणुनाशन। तो विभिन्न रसायन, उसका परावैंगनीय प्रकाश, पराश्रव्य तरंग या विकिरण द्वारा हानिकारक जीवाणु, कीटाणु तथा पैथोजन को नष्ट करने की विधि को जो है हम लोग कीटाणु शोधन या कीटाणुनाशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी चीज़ को साफ करने के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग जिससे हमारे सारे कीटाणु व बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु को नष्ट किया जा सके तथा उनके संक्रमण से बचा जा सके, कीटाणु शोधन या कीटाणुनाशन कहलाती है। जैसे कि फर्श पर डोमेक्स या फिनाइल का पोछा लगाकर फर्श को कीटाणु व रोगाणु रहित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को साफ़ सुथरा करने में, उसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस होते हैं उसको मारने में, तो वो हमारा जो है कीटाणु शोधन या कीटाणुनाशन कहलाता है, चाहे किसी भी हम लोग मेथड से करें। कौन कौन से मेथड है वो भी आप लोगों को आगे में देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके जो है मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। हालांकि डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन दोनों ही सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं को नष्ट करने से संबंधित है, परंतु इन दोनों में कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है वो हम लोग देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन यानी कि कीटाणु शोधन, और स्टेरिलाइजेशन यानी कि कीटाणुनाशन। कीटाणु शोधन में सतह व उनमें उपस्थित अधिक से अधिक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है जिसमें उनके बीजाणु सम्मिलित नहीं रहते, जबकि रोगाणुनाशन में पदार्थ की सतह में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को उनके बीजाणु सहित नष्ट किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस जो है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में वो ये है कि कीटाणु शोधन में रासायनिक पदार्थ जैसे कि हैलोजन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिटर्जेंट या फिर गर्म कर, जिसको हम लोग पाश्चुरीकरण बोलते हैं, के द्वारा कीटाणु या रोगाणु को नष्ट करते हैं या किया जाता है। जबकि रोगाणुनाशन में सूर्य का ताप, रसायन, रेडिएशन, जिसको रेडियोधर्मी भी हम लोग बोलते हैं, हाई टेम्परेचर हीट यानी कि उच्च तापमान, तथा फिल्ट्रेशन द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है। तो और थर्ड जो है, कीटाणु शोधन का अधिकतर उपयोग सतह व हवा के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, और रोगाणुनाशन का अधिकतर उपयोग भोजन, दवाई और ऑपरेशन के उपकरणों को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। कीटाणु शोधन जो होता है उसमें अगर हम लोग किसी भी चीज़ को साफ करते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन से वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी को जो है हम लोग पैथोजन बोलते हैं। मैंने कम्युनिकेबल डिजीज वाले में फर्स्ट पे ही बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो डिसइंफेक्शन में जो भी पैथोजेंस होते हैं वे पूर्ण रूप से जो है मरते नहीं हैं, यानी उनका जो भी बीज रहता है, जो भी पनपने का उनका प्रॉपर्टी रहता है जिससे वे फैलते हैं, पनपते हैं, जन्म लेते हैं, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जन्म लेना। तो जो जन्म लेने का बीज होता है वो नहीं मरता है, सिर्फ उनका ऊपरी परत जो है नष्ट होता है। जबकि स्टेरिलाइजेशन में जो है जो उनका बीजाणु रहता है, बीज, वो सहित जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बाकी कीटाणु शोधन में जो है यहाँ पे कुछ जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट, ये सभी जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं। और रोगाणुनाशन के लिए जो है जो भी टेम्परेचर होते हैं, सूर्य का ताप या केमिकल्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, इन सभी मेथड का जो है यूज किया जाता है। बाकी डिसइंफेक्शन में जो है केवल सतह यानी कि फर्श, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको और हवा को शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। और जबकि स्टेरिलाइजेशन यानी रोगाणुनाशन में जो है वो हम लोग का जो फूड होते हैं, मेडिसिन होते हैं, या ऑपरेशन करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सभी का जो है क्या करते हैं, शुद्धिकरण हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में
करते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन कौन कौन से इनके जो है विधियां हैं। तो कीटाणु शोधन व रोगाणुनाशन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का सबसे प्रभावित तरीका सूर्य का ताप है। यह सूक्ष्म परजीवी व सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का सबसे सस्ता व सरल उपाय है। सूर्य की सीधी किरणें डिप्थेरिया सूक्ष्म जीवों को 1 घंटे में नष्ट कर सकती है, किंतु यह उपाय केवल गर्म क्षेत्र में ही कारगर है। मतलब कि नेचुरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो धूप निकलती है, उससे हम लोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ये परजीवी जो है 1 घंटे में जो है सूर्य के धूप में रहने से नष्ट हो जाते हैं, काफ़ी कड़ा धूप अगर होता है तभी। और इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस जोड़ दिया गया है कि यदि ये नेचुरल मेथड अपनानी है तो ये ज़्यादातर जो है गर्म क्षेत्र वाले में ही जो है कारगर साबित होता है, क्योंकि धूप जो है वहाँ पे थोड़ी कड़ी निकलती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कई सारे प्रोसीजर होते हैं। जैसे कि पहला जो है वो है हीट यानी कि ताप। कीटाणु शोधन व रोगाणुनाशन के लिए कृत्रिम ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। कृत्रिम ऊष्मा उत्पन्न करने की 2 विधियां हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है हम लोग उत्पन्न करते हैं हाई लेवल का 2 तरीक़ों से। पहला जो होता है वो है ड्राई हीट यानी कि शुष्क ऊष्मा। शुष्क ऊष्मा विधि के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, शुष्क ऊष्मा होगा दोस्तों, यहाँ पे उसका हो गया है, सॉरी। शुष्क ऊष्मा द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए अधिक समय व अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शुष्क ऊष्मा के लिए उसमें स्थिर स्टेनलेस स्टील या लोह पदार्थों का उपयोग किया जाता है। शुष्क ऊष्मा को जलाकर या शुष्क ऊष्मीय ओवन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न कर कीटाणु या रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। ड्राई हीट ओवन यानी कि शुष्क ऊष्मा ओवन द्वारा 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे में तथा 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ड्राई हीट्स के, और ये डिग्री टेम्परेचर टाइम जो भी रहते हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसलिए आप सभी को जो है ये टाइमिंग डिग्री सेल्सियस वगैरह अच्छी तरीके से याद रखनी है। और साथ ही साथ कौन कौन सा मेथड मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे नेचुरल मेथड, फिजिकल मेथड, वो सारे भी याद रखनी है। और फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं वो भी आप लोगों को याद रखनी है। पहली जो है फिजिकल मेथड में हम लोग हीट के बारे में देखें। हीट में भी जो है हम लोगों ने ड्राई हीट देखा। अब हम लोग देखते हैं मॉइस्ट हीट यानी कि आर्द्र ऊष्मा। आर्द्र ऊष्मा विधि के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। आर्द्र ऊष्मा में कीटाणु शोधन व रोगाणुनाशन के लिए शुष्क ऊष्मा की अपेक्षा कम समय व कम तापमान की आवश्यकता होती है। आर्द्र ऊष्मा में सभी सूक्ष्म जीवों को उनके बीजाणु यानी जो भी स्पोरेज होते हैं वे सहित जो है नष्ट किया जा सकता है। आर्द्र ऊष्मा में वायुमंडल दाब भाप बनकर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 मिनट में सभी अत्यंत सूक्ष्म जीव को भी नष्ट कर दिया जा सकता है तथा वायुमंडलीय दाब की भाप बनाकर 134 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 15 मिनट में जो है अत्यंत सूक्ष्म जीव को कितने डिग्री तापमान पर नष्ट किया जा सकता है, ये ऐसा सवाल कुछ पूछा जा सकता है। या फिर वायुमंडलीय दाब पर 134 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने मिनट में सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ सवाल को जो है उल्टा पलटा के पूछा जा सकता है। इसलिए ये सेंटेंस जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। आर्द्र ऊष्मा को भाप द्वारा उबालकर तथा पाश्चुरीकरण, यहाँ हुर्सुका छूट गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आर्द्र ऊष्मा को भाप द्वारा उबालकर तथा पाश्चुरीकरण द्वारा उत्पन्न कर रोगाणुनाशन व कीटाणु शोधन किया जाता है। औजारों यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑपरेशन वाले को पानी में उबालकर 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स तक उबालने पर इन सभी पदार्थों के सभी सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट किया जा सकता है। कितने में? जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन वाले होते हैं उनका याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में जो है 10 मिनट्स तक। पाश्चुरीकरण विधि द्वारा भोज्य पदार्थों जैसे कि दूध, दही, छाछ को रोगाणु विहीन किया जाता है। पाश्चुरीकरण विधि द्वारा भोज्य पदार्थों में उत्पन्न पैथोजन को बिना भोज्य पदार्थों के स्वाद बदले भी नष्ट किया जा सकता है। यानी पाश्चुरीकरण के द्वारा जो है जो भी भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको तो हटाया जा ही सकता है, लेकिन उनके स्वाद में भी जो है कोई ज़्यादा चेंजेस
नहीं होता है। तो ये काफ़ी कारगर विधि होता है भोजन के लिए या भोज्य पदार्थों के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो हम लोग का फिल्टरेशन है, यानी कि नेचुरल मेथड, फिजिकल मेथड के बाद जो है हम लोग का फिल्टरेशन मेथड है, यानी कि छानना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फिल्टर करके या छान कर कीटाणुओं को केवल दूर किया जा सकता है, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के फिल्टर सांचे विभिन्न आकार के सूक्ष्म जीवों को दूर करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ सांचा वाला जो है पॉइंट्स आ गया दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि कौन से कितने आकार के सांचे में जो है किसको फिल्टर किया जाता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में जो है 0.45 माइक्रोमीटर और 0.80 माइक्रोमीटर आकार के फिल्टर सांचे से बैक्टीरिया व ईस्ट परजीवी को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैंने जो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, बस उसी का नोट्स बना के मैं आप लोगों को बताया करता हूँ। तो आप लोग जो है हर एक सेंटेंस पर जो है अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0.45 माइक्रोमीटर और 0.80 माइक्रोमीटर आकार के फिल्टर सांचे बैक्टीरिया ईस्ट परजीवी को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 0.22 माइक्रोमीटर व 0.01 माइक्रोमीटर आकार के फिल्टर सांचे में सूक्ष्म वायरस को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और 0.3 माइक्रोमीटर आकार के फिल्टर के सांचे हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीव परजीवी को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो एयर फिल्टर होते हैं लेबोरेटरी तथा मरीजों के प्रतिरक्षा कक्ष जो होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मीटर्स माइक्रोमीटर्स वगैरह दिए हैं, सांचे वगैरह दिए हैं, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और साथ ही साथ बैक्टीरिया ईस्ट परजीवी ये सब अगर समझ में नहीं आता है तो सारा कुछ मैंने डिजीज वाले चैप्टर में बताया हुआ है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथा मेथड है वो हम लोग का रेडिएशन है, जिसको विकिरण भी हम लोग बोलते हैं। तो विकिरण का उपयोग जो है हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला जो है आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, यह इलेक्ट्रोबीम होती है तथा इनका उपयोग चिकित्सा उद्योग में सिरिंज, पट्टी, कैथेटर इत्यादि को रोगाणुविहीन करने के लिए किया जाता है। और जो नॉन आयोजेनिक रेडिएशन होता है यह परावैंगनी किरणें होती हैं तथा इनका उपयोग चिकनी सतह व पारदर्शी पदार्थों के लिए किया जाता है, जैसे कि एक्सरे के लिए। तो रेडिएशन दो तरह के होते हैं, पहला जो होता है आयोजेनिक रेडिएशन होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन आयोजेनिक रेडिएशन होता है। ये स्पेलिंग में बता देता हूँ, IONIZING, ठीक है। और नॉन आयोजेनिक में तो सेम वही है, रेडिएशन का तो आप लोगों को पता ही है। तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है कि रेडिएशन जो है आयोजेनिक रेडिएशन और नॉन आयोजेनिक रेडिएशन होता है। पांचवा पॉइंट जो है हम लोग का वो है केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक विधि। रासायनिक विधि से कीटाणु शोधन व रोगाणुनाशन दो प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है लिक्विड केमिकल मेथड, यानी कि तरल रासायनिक विधि। तो तरल रासायनिक घटक द्वारा रोगाणु तथा कीटाणुओं को प्रभावशाली तरीके से नष्ट करते हैं, लेकिन तरल रासायनिक घटक का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग करने से पूर्व उचित सावधानी रखने पर कुछ हानिकारक घटक जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ सेंटेंस थोड़ा मिस है दोस्तों, मैं थोड़ा इसको सुधार के आप लोगों को बोलता हूँ कि फिर से मैं रिपीट कर दे। तरल रासायनिक घटक द्वारा रोगाणु तथा कीटाणुओं को प्रभावशाली तरीके से नष्ट करते हैं, लेकिन तरल रासायनिक घटक का प्रयोग बड़ी सावधानी से ही किया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग करने से पूर्व उचित सावधानी न रखने पर, यहाँ नाम हो गया है, यहाँ नाम आप लोग नहीं पढ़िएगा, न रखने पर कुछ हानिकारक घटक जो होते हैं वो जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तरल रासायनिक घटक विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। इनमें से कुछ तरल रासायनिक घटक निम्नलिखित हैं, यानी कई सारे लिक्विड केमिकल्स का यूज करते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन या फिर डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कुछ लिक्विड्स के जो है नेम मैंने दे रखे हैं, उनको हम लोग बारी बारी से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और क्वेश्चन जो है कहीं से भी दिया जा सकता है, इसीलिए हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। एल्कोहल एथेनॉल 80% और प्रोपेनॉल 60% एवं आइसोप्रोपेनॉल 70% का मिश्रण होता है, ठीक है। एल्कोहल किसका मिश्रण होता है, तो एथेनॉल 80%, प्रोपेनॉल 60% एवं आइसोप्रोपेनॉल 70% का मिश्रण होता है। एल्कोहल बैक्टीरिया व कवक को प्रभावशाली तरीके से नष्ट करता है, किंतु वायरस पर यह प्रभावी नहीं। यह सूक्ष्म परजीवी के
बीजाणुओं को भी नष्ट करने में असफल है। अल्कोहल गुड स्किन पेनेट्रेशन है, अर्थात इससे त्वचा पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसका उपयोग सर्जिकल क्षेत्र में हाथ धोने में, त्वचा को साफ करने व रोगाणुविहीन करने के लिए किया जाता है। यानी अल्कोहल जो है किसका किसका मिश्रण है, ये तो हम लोगों ने देखा है। साथ ही ये बैक्टीरिया को तो नष्ट करते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं उन पर कोई खास प्रभाव ये नहीं डाल पाता है। लेकिन अल्कोहल जो होता है ना, स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को जो है कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसीलिए कोरोना के टाइम में जो है हम लोग हमेशा अल्कोहल से जो है हाथ धोया करते थे। जो भी हैंड वॉश वगैरह आता था उस अल्कोहल की मात्रा जो है उसमें हुआ करती थी। आजकल भी आती है, आजकल भी है। अब अल्कोहल की कुछ डिसएडवांटेज है, यानी कि कुछ हानि है कि अल्कोहल का मुख्य दोष यह है कि इसका प्रभाव जो है लंबे समय तक नहीं रहता। जब भी हम लोग हैंड को सैनिटाइज करते थे तो कुछ समय के बाद वो सूख जाता था। आप लोग देखे होंगे कि उसका असर जो है कुछ समय रहता था, फिर वो उड़ जाता। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है कि जल्दी से जल्दी जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में एक महत्वपूर्ण घटक एल्डिहाइड में जो है फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये यहाँ पे इस सेंटेंस का ये मतलब है। पानी में घुलनशील गैस भी होता है ये। इसका उपयोग मुख्यतः रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड बैक्टीरिया व कवक एवं वायरस को उनके बीजाणु सहित नष्ट करने में समर्थ है। यानी जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनका जो भी बीज होता है, बीज सहित जो है फॉर्मल्डिहाइड उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 0.5 से लेकर के 5% घोल जो है प्लास्टिक व रबड़ के पदार्थ की सतह में भी जो है रोगाणु विहीन करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक और रबड़ के पदार्थ के सतह को रोगाणु विहीन के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड कितना, तो 0.5% तक के घोल का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबड़ के पदार्थों को, उनके जो सतह होते हैं, फर्श होते हैं, उनको रोगाणुविहीन के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का मुख्य दोष ये है कि यह त्वचा में जलन व एलर्जी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फेनॉल। फेनॉल का उपयोग पहला कार्बनिक अम्ल के रूप में केवल चिकित्सा क्षेत्र में होता था, लेकिन आज फेनॉल के विभिन्न किस्म बाजार में मौजूद हैं, जैसे कि हैलोजन, एल्काइल, फेनाइल तथा बेंजाइल का उपयोग फेनॉल के रूप में होता है। फेनाइल बैक्टीरिया व वायरस को नष्ट करने में असफल है। यह पदार्थ के आवश्यक प्रोटीन तत्वों को भी नष्ट कर देता है। हैलोजन हैलोजन का क्लोरीन, आयोडीन तथा विभिन्न किस्म के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन तथा आयोडीन सूक्ष्म जीवों को उनके बीजाणु सहित नष्ट करने का प्रभावशाली रसायन है। देखिए ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें या लिक्विड या सॉलिड जो है वो बीजाणुओं, वायरस, बैक्टीरिया का पूरा बीजाणु सहित नष्ट करता है और कौन कौन जो है बीजाणु सहित नष्ट नहीं कर पाता है। ये दो डिफरेंसेस जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो सूक्ष्म जीवों को बीजाणु सहित नष्ट कर देता है और कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि सूक्ष्म जीवों को बीजाणु सहित नष्ट नहीं कर पाता है। ये आप लोग जो है ना एक अलग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। मैंने अलग करके नहीं लिखा है, तो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग सुनते जाइए और लास्ट में जो है वीडियो को फिर से देखिए, या जैसे भी आप लोग चाहें कि उसको जो है एक अलग कर लीजिएगा खुद से, जो है एक अलग नोट्स बना के। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी व स्विमिंग पूल में पानी के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उत्सर्जित पदार्थों को गैर विशिष्ट तरीके यानी कि नॉन स्पेसिफिक मेथड से रोगाणुविहीन करता है। क्लोरीन कंपाउंड के कार्बनिक क्लोरोमाइंस जल या घोल में विभाजित हो जाते हैं तथा वॉशिंग व क्लीनिंग के उत्पादन में भी बनाने के काम आते हैं। स्पेसिफिक मेथड, नॉन स्पेसिफिक पिछला वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं आप लोग जा करके जो है ज़रूर देखिएगा, तभी ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग उससे ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बना पाता हूँ ना, जब मैं बिजी रहता हूँ, तो टेलीग्राम में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो आप लोग जॉब से रिलेटेड हो या किसी की तैयारी के नोट से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएंगी। उसमें जो है मैं इन सभी PDF को भी डालने वाला हूँ, तो आप लोग उस पर जाके जुड़ के रहिएगा। नेक्स्ट जो है आयोडीन। आयोडीन की विशेषताएं भी क्लोरीन जैसी है। आयोडीन का उपयोग मुख्य रूप से त्वचा व घावों को साफ करने के लिए किया जाता है। और अगला जो है वो है ऑक्सीडेंट। ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट तथा पैरासाइटिक अम्ल से मिलकर बनता है। ये ऑक्सीडेंट तो है, किससे मिलकर बनता है, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट
तथा पैरासाइटिक अम्ल यानी एसिड से मिलकर बनता है। इसका उपयोग मुख्यतः त्वचा व घावों को साफ करने के लिए हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीडेंट का। तो ऑक्सीडेंट किससे मिलकर बने होते हैं? ओजोन से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, पोटेशियम परमैंगनेट से तथा पैरासाइटिक अम्ल से। तो एक सेंटेंस या फिर एक टॉपिक जो होता है ना, उससे रिलेटेड जो है आप कई सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन अगर आप खुद से बना सकते हो उल्टा पलटा के ना, तो आपकी तैयारियां जो है बहुत ही अच्छी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड केमिकल मेथड। ठोस रासायनिक विधि भी रोगाणुओं व कीटाणुओं को नष्ट करने का प्रभावी तरीका है। विभिन्न ठोस रासायनिक पदार्थों का विभिन्न क्षेत्रों में रोगाणुओं तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि कुछ ठोस रसायन निम्नलिखित है। तो पहला जो है दोस्त हमारा है परक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी परक्लोराइड एजेंट डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड तथा ग्लैंडर के सूक्ष्म परजीवी को 10 मिनट में खत्म कर देता है। इसका प्रयोग हम लोग 1:1000 के रूप में करते हैं। अगला जो ठोस पदार्थ का हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्शन करने के लिए या स्टेलाइज करने के लिए, वो है हमारा कोलतार। कोलतार रोगाणु व कीटाणुओं को नष्ट करने का सबसे प्रभावशाली ठोस रासायनिक घटक है। इसमें फेनॉल की 3.5 से लेकर के 5% मात्रा कीटाणुओं व रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब इसमें जो है ना, आप लोगों को ये बातें भी याद रखनी है कि लिक्विड में हम लोग कौन कौन से किसका किसका उपयोग जो है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं, या फिर सॉलिड में हम लोग किन किन चीज़ों का उपयोग जो है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग मुख्यतः फलों व सब्जियों को रोगाणु विहीन करने के लिए किया जाता है। यह फलों व सब्जियों के स्वाद व स्वास्थ्य को बिना हानि पहुंचाए उन्हें सुरक्षित रखता है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फलों और सब्जियों को रोगाणु विहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें जो है आप लोगों को याद रखें। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग मुख्यतः पानी के शुद्धिकरण, कमरों के शुद्धिकरण तथा कपड़ों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। लाइम भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका 10 से 15% मात्रा कीटाणुनाशन में भी प्रभावकारी असर करती है। अब इससे तो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट है, कोल तार है, ब्लीचिंग पाउडर है, लाइम है। तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर और लाइम होगा। तो इस टाइप खुद से भी आप लोग जो है क्वेश्चन बनाया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का जो है आप लोगों को मौका मिले। और अगर आप लोग बनाते हैं ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और उसमें जो है मुझे बताइए। आप सभी के क्वेश्चंस को जो है एक जगह मिला करके मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को पता चले और आप लोगों को भी जो है एक दूसरे का क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो जाए। तो ये चीज़ें मैं करूँगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं मुझे, और मैं जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, उस पर जो है आप लोग ऐड हो जाइए चैनल पे। उसमें जो है आप लोगों की और अधिक सुविधाएं हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड जो है वो है गैसियस में। कीटाणु शोधन व रोगाणु नाशन के गैसीय रूप में फॉर्मल्डिहाइड गैस का प्रयोग करके रोगाणु व कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। गैसीय मेथड में किसका यूज करते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड गैस का। इसका प्रयोग करने से पूर्व प्रयोगकर्ता को मुंह में मास्क लगाना आवश्यक है तथा जहाँ तक हो सके कि प्रयोग करने वाली जगह से जो भी पदार्थें होती हैं इम्पोर्टेंट, उनको हटा लेना चाहिए। अब ये सभी चीज़ें करने के लिए जो है कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां भी जो है हमें अपनानी चाहिए, जैसे कि इससे क्या हानि हो सकती है या किस प्रकार की सावधानियां। तो कीटाणु शोधन व रोगाणुनाशन की भौतिक, रासायनिक, गैसीय विधि का प्रयोग करने से पूर्व उनकी विधियों तथा प्रयोग के तरीके, प्रभाव, समय को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इनके प्रयोग से संबंधित थोड़ी सी भी असावधानी जो है प्रयोगकर्ता के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। रासायनिक पदार्थ का अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति तथा पानी, खनिज तत्वों को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में, कम समय के लिए ही जो है करना चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल चैप्टर था दोस्तों। इसके पहले भी मैंने एक और स्पेशल चैप्टर बनाया हुआ, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने भी अगर नहीं देखा होगा तो।
और इसके अलावा अभी जो है हम लोगों ने जो भी सिलेबस RRB 24 में दिया हुआ था, तो उस पर जो है हमने फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। डिजीज़ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी डिजीज़ प्रिकॉशन से रिलेटेड बातें देखी, डिजीज़ के बारे में कई सारे चीज़ें देखी हम लोगों ने। और ये जो अभी हम लोगों ने देखा डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, ये भी डिजीज़ से ही रिलेटेड है। तो डिजीज़ के बारे में और फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पूर्ण रूप से जो है हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ जानने हो या फिर मुझे अगर याद आती है तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूँगा। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबे जाएगी। जनरल साइंस भी कहा जा सकता है, या फिर जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, स्वेज डिस्पोजल, सॉइल सैनिटेशन जैसे और कई सारे चैप्टर के कवर अप हम लोगों को करने होंगे। तो नेक्स्ट टाइम से जो है हम लोग ये सभी को बारी बारी से देखेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। जो भी नए कैंडिडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले सारा नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई सा भी आप लोग मिस ना करें। थोड़ा मैं भी अपने कामों में बिजी रहता हूँ दोस्तों, तो इसीलिए वीडियो डाल लेट करता हूँ, लेकिन बाकी जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो है वीडियो आता रहे कंटिन्यू। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों को बहुत सारे PDF देखने को मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।